हम पढ़ रहे हैं टॉपिक इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है जो कि एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि कोई कंडक्टर है, जब भी किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है तो उस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये कंडक्टर है और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है जब भी किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो करवाते हैं। इंडक्टर भी एक प्रकार का कंडक्टर है, लेकिन इसका जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इस वजह से क्या होता है कि जब इस इंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है तो इस इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इस प्रकार से स्टोर हो जाता है। ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर कर लेता है ये इस प्रकार से। तो यदि आपसे कोई पूछे कि इंडक्टर क्या है तो आपको बोलना है कि सर इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो ऐसा एलिमेंट होता है इंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करने की प्रॉपर्टी को हम इंडक्टेंस कहते हैं, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। और उसके बाद हमने एक टर्म देखी थी इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? जब इंडक्टर में करंट फ्लो होता है, जब इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर के पास में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इंडक्टर है, जब इसमें से मैं करंट फ्लो करवा रहा हूँ तो ये करंट कुछ अपोजिशन का एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इसे हम एक्सएल से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू है ओमेगा एल। और यहाँ ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 2πf। तो यहाँ मैंने वही लिखा है, when current passes through inductor then inductor produce opposition in the path of current, that opposition called inductive reactance, it is denoted by xl and its unit is ohm। उसके बाद हमने देखा था बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विद डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के साथ इंडक्टर का क्या बिहेवियर है? तो ये इंडक्टर है और इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, या फिर इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है इसकी वैल्यू होती है 2πfl। इसकी वैल्यू होती है 2πfl। तो इस अब देखो, मैंने इसे डीसी सप्लाई के साथ बिहेवियर देखना है मुझे, तो मैं इसे डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। तो जब मैंने इसे डीसी सप्लाई दी तो जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0। तो फ्रीक्वेंसी 0 होती है। क्यों फ्रीक्वेंसी 0 होती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक्चुअल में? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय करंट या वोल्टेज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने साइकिल कंप्लीट होंगे उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये डीसी में तो कहीं भी आपको साइकिल दिख ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट है। डीसी की वैल्यू तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड मेंटेन करके रखा है इसने। तो यहाँ तो कोई साइकिल क्रिएट हो ही नहीं रहे। जब कोई साइकिल नहीं है तो कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। तो जब कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है मतलब फ्रीक्वेंसी 0 है, तो यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी की प्लेस पे 0 रखा तो एक्सएल की वैल्यू 0 आ गई। एक्सएल 0 आ गया मतलब इसका रेजिस्टेंस, इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो 0 हो गया। तो 0 रेजिस्टेंस तो केवल शॉर्ट सर्किट वायर का रहता है। इसका मतलब ये इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है डीसी सप्लाई के केस में? शॉर्ट सर्किट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने यहाँ लिख दिया फॉर डीसी सप्लाई इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था बिहेवियर ऑफ इंडक्टर विथ एसी सप्लाई। एसी सप्लाई के साथ हम बिहेवियर देख रहे थे। तो ये एसी सप्लाई है, और जब एसी सप्लाई, एसी वोल्टेज मैंने अप्लाई किया तो एसी करंट फ्लो होने लग गया इस इंडक्टर के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि जो साइंटिस्ट हैं उनने इंडक्टर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। उनने क्या एक्सपेरिमेंट किया इंडक्टर के साथ में? उनने देखा कि इंडक्टर जो है वो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। अपने अंदर से सडनली चेंज नहीं होने देता करंट में। जैसे कि ये स्विच है, इनिशियली ये स्विच क्लोज था और यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यदि मैं ये स्विच हटा भी दूंगा, ये स्विच हटा दूंगा, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दूंगा इस इंडक्टर को, सप्लाई से अभी इंडक्टर डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता नहीं है। लेकिन इंडक्टर की ये खासियत होती है कि ये सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। यहाँ आप स्विच हटा भी दोगे ना तो भी ये अपने अंदर से 2 एम्पियर का करंट, कुछ समय के लिए ये 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाता रहेगा, क्योंकि ये सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, अपने अंदर सडनली कोई चेंज नहीं होने देता। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये इंडक्टर है और सपोज करते हैं कि इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो यदि आप सडनली इसे सप्लाई दे भी दोगे तो भी इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। अगर इंडक्टर में पहले से 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है
और आप सडनली अगर इसे सप्लाई दे भी देते हो तो भी अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करवाएगा कुछ समय तक। तो इसलिए बोला जाता है कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। ये प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर अपोज सडन चेंज ऑफ करंट। ये करंट में सडनली चेंज नहीं होने देता है। तो ये वोल्टेज की वेवफॉर्म, ये यहाँ से मैंने सप्लाई वोल्टेज दिया, सप्लाई वोल्टेज मेरा 0 डिग्री से स्टार्ट हो गया। ये सप्लाई वोल्टेज है, ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो गया है, की वैल्यू है Vm sin थीटा। लेकिन इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट में सडन चेंज का अपोज करता है, सडनली चेंज नहीं होने देता करंट में। तो अगर ये 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है तो करंट कहां से स्टार्ट होगा? करंट 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडक्टर सडनली चेंज नहीं होने दे रहा है। तो जो करंट स्टार्ट होगा वो 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट में सडन चेंज का अपोज करता है, इसलिए करंट में सडनली चेंज नहीं होने देता है। अब मैं फिर से बता रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इंडक्टर पढ़ रहे थे। इंडक्टर क्या की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, करंट में सडनली चेंज नहीं आने देता है, क्योंकि ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इसलिए वोल्टेज की वेवफॉर्म अगर 0 डिग्री से स्टार्ट हो गई है तो करंट कहां से स्टार्ट होगा? 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा, क्योंकि इंडक्टर करंट में सडनली चेंज नहीं होने दे रहा है, इसलिए कुछ देर के बाद चेंज होगा। तो इतने समय के बाद चेंज हुआ करंट में, करंट 90 डिग्री के बाद स्टार्ट। तो फिर हमने इसी को मैथमेटिकली हमने देखा, सोचा कि मैथमेटिकली कैसे प्रूव करें इस बात को। तो हमने क्या किया, करंट की जो इक्वेशन है उसको कंसिडर कर लिया कि I इक्वल टू Im sin थीटा है, ठीक है। और जो थीटा की वैल्यू होती है वो ओमेगा टी होती है, तो मैंने थीटा की प्लेस पे ओमेगा टी पुट कर दिया। उसके बाद मुझे पता है कि जो वोल्टेज इंडक्टर का वोल्टेज है उसका फार्मूला होता है L di/dt। तो मैंने यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दी। I की जो वैल्यू होती है वो होती है Im sin ओमेगा टी। I की वैल्यू Im sin ओमेगा टी यहाँ पुट कर दी। उसके बाद मैंने डिफरेंशिएशन किया। L Im क्या है? कांस्टेंट है, मैक्सिमम वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाली, इसलिए Im बाहर आ गया। उसके बाद d/dt sin ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का जब मैंने डिफरेंशिएशन किया तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया L Im ओमेगा साइन। अब कॉस थीटा को लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस थीटा। यहाँ पर मैंने कॉस ओमेगा टी की प्लेस पे साइन ओमेगा टी प्लस 90 लिख दिया है, क्योंकि मुझे पता है कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा होता है। तो या मैं उसे 90 प्लस थीटा बोल दूँ या थीटा प्लस 90 बोलूँ, एक ही बात है। इसलिए मैंने यहाँ कॉस ओमेगा टी की प्लेस पे साइन ओमेगा टी प्लस 90 रख दिया है। तो यहाँ मुझे समझ में आया कि जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है। देखो ये ओमेगा टी प्लस 90 है, लेकिन ये ओमेगा टी, मतलब ये वोल्टेज आगे चल रहा है, करंट पीछे चल रहा है। तो एक कंक्लूजन क्या निकल गया यहाँ पर? एक कंक्लूजन यहाँ पर निकला कि इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग, पीछे चलने का मतलब क्या होता है? लैग करता है। इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग 90 डिग्री बाय वोल्टेज। कुछ पूछना है बच्चों तो पूछ सकते हो आप। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री का मतलब समझो। अब इसमें क्या हो रहा है, करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। 90 डिग्री पीछे चलने का मतलब ये हुआ कि जब ये 0 डिग्री हुआ है, जब वोल्टेज 0 डिग्री है, तो उसके 90 डिग्री बाद करंट जीरो होगा। जैसे ये 0 डिग्री पर जीरो हो गया तो करंट 90 डिग्री के बाद जीरो होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम पर पहुंचा तो करंट 90 डिग्री के बाद मैक्सिमम पर पहुंचेगा, ठीक है। और जब वोल्टेज जीरो हुआ है, जब वोल्टेज जीरो हुआ है तो करंट फिर 90 डिग्री के बाद जीरो होगा। जब वोल्टेज मिनिमम हुआ है तो करंट जो है वो 90 डिग्री के बाद मिनिमम होगा। तो ये होता है लैगिंग का मतलब। क्लियर है? और बच्चों कुछ पूछ रहे हैं इस टॉपिक के बारे में? किसी को भी कोई डाउट हो? सर हाँ बोलो। सर जो ओमेगा होता है सर, वो एंगुलर वेलोसिटी होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी सर, वो एफ क्या होता है सर? वो एफ हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं आप। ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साइकिल्स पर सेकेंड की टर्म में होती है, और जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो 2πf होती है, और उसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। ठीक है, क्लियर है सर? हाँ बोलो बेटा। सर वोल्टेज जब 0 हो जाएगा तो फिर भी करंट फ्लो करते रहेगा ना, तो वो कौन से एंगल पे जाके फिर करंट 0 हो जाएगा सर? देखो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जीरो हो रहा है मेरा इनिशियल पोजीशन पर 0 डिग्री पर, तब करंट मेरा कब जीरो हो रहा है? करंट मेरा 90 डिग्री के बाद जीरो हो रहा है।
देखो आप, और यहाँ पर आप देखो वोल्टेज मेरा मैक्सिमम है 90 डिग्री पर, तो करंट उसके भी 90 डिग्री के बाद मैक्सिमम हुआ है। देखो ये 180 डिग्री की पोजीशन पर ये वैल्यू मैक्सिमम हुई है, ये वेवफॉर्म देखो ध्यान से यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखो जब वोल्टेज मेरा 180 डिग्री पर जीरो हुआ है, तो करंट मेरा फिर उसके 90 डिग्री के बाद फिर जीरो हुआ है। तो ये यहाँ पर हो रहा है 90 डिग्री लैग कर रहा है करंट मेरा, और ये मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू भी आपको प्रूव करके बताया है। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि ये करंट में सडनली चेंज नहीं होने देता है, इसलिए भाई सडनली चेंज नहीं हो रहा है इसलिए वो पीछे चल रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। इस इंडक्टर में क्या क्या बताया एक बार क्विक रिवाइज कर रहा हूँ। इंडक्टर क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करने की इस प्रॉपर्टी को मैं इंडक्टेंस कहता हूं, जिसे एल से डिनोट करता हूं, और इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है। और इसके अंदर से जब करंट फ्लो होता है तो वो करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होती है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहता हूं, जिसे मैं एक्सएल से डिनोट करता हूं, और जिसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलता हूं, और इसकी जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ठीक है। उसके बाद मैंने डीसी सप्लाई के साथ इसका बिहेवियर चेक किया। तो जब मैंने डीसी सप्लाई के साथ इसका बिहेवियर चेक किया तो डीसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए एक्सएल की जो वैल्यू होती है 2πfl, जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सएल की वैल्यू भी 0 ओम हो जाएगी। इसलिए जो इंडक्टर है, इंडक्टर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये क्लियर हो गया। फिर मैंने एसी सप्लाई प्रोवाइड की। जब मैंने एसी सप्लाई प्रोवाइड की इंडक्टर को, उस कंडीशन में इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी मुझे पता चल गई। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता किया था कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, अपने अंदर से सडनली चेंज नहीं होने देता करंट में। जब करंट में सडनली चेंज नहीं होगा इसका मतलब पीछे चलेगा। भाई वोल्टेज आ गया लेकिन करंट बोल रहा है कि मैं चेंज ही नहीं होगा, तो वो तो पीछे चलना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि वो बाद में आया, तो सडनली चेंज होने को तैयार ही नहीं है। वोल्टेज आके खड़ा हो गया और वोल्टेज में चलना भी चालू कर दिया, लेकिन करंट तैयार ही नहीं चलने के लिए, तो डेफिनेटली उसको पीछे चलना पड़ेगा। तो फिर वो जब वो उसने देर कर दी तो कितना पीछे चला, तो वो 90 डिग्री पीछे चला, क्योंकि वो सडन चेंज का अपोज कर रहा था, इस वजह से उसको पीछे चलना पड़ गया। और वो कितना पीछे चल गया? 90 डिग्री पीछे चल गया। तो अगर इससे मैं Vm sin थीटा कंसिडर करूं तो करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा। Vm नहीं सॉरी, तो करंट कितना चलेगा? 90 डिग्री पीछे चलेगा। Im sin थीटा माइनस 90 डिग्री पीछे चलना पड़ेगा। और यदि मैं इस वोल्टेज की इक्वेशन को, अगर मैं करंट की, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म है और ये करंट की वेवफॉर्म, करंट की वेवफॉर्म को यदि मैं Im sin थीटा कंसीडर कर लूं, तो अब मुझे अगर इस करंट को अभी भी पीछे चलवाना है तो वोल्टेज को आगे चलवाना पड़ेगा 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। Vm sin थीटा प्लस 90, क्योंकि करंट को मुझे 90 डिग्री पीछे चलाना है, इसलिए मुझे इसको 90 डिग्री आगे बढ़ा दिया मैंने। दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो ये हो गया हमारा वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया है ना आपने, ये वाला, इसके आगे लिख लेना आपने कि ये वेवफॉर्म रिप्रेजेंटेशन। और हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया है कि करंट पीछे चलता है। अब फेजर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं एक बार कि अगर फेजर रिप्रेजेंटेशन करना है, फेजर रिप्रेजेंटेशन, तो फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ये वोल्टेज है, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस मान लेता हूं तो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, इसलिए करंट को नीचे बना दूंगा मैं कि करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। ठीक है। और जो पीछे चलता है, ये एरो का साइन है, ये एरो का साइन बोल रहा है कि वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट 90 डिग्री चल रहा है, क्योंकि ये टेल लगी हुई है यहाँ पे। हाँ बोलो, हाँ बोलो सर। साइड तो शो कीजिए सर, दिख ही नहीं रहा। सभी को दिख रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है सर। मेरा तो फिर से ज्वाइन करो, फिर से ज्वाइन करो। ओके सर।
आपको पिन किया होगा सर, आपको पिन किया होगा। हाँ ठीक है, उसको ठीक करो भाई, नहीं तो फिर एक काम करो, नहीं समझ में आ रहा है तो बाहर चले जाओ, फिर से अंदर आओ। ठीक है, ये वोल्टेज और ये करंट, तो वोल्टेज आगे चल रहा है, जो भी, एक बात और याद रखना कि आगे पीछे कौन चल रहा है, जो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे चलता है वो आगे लीड करता है। तो नहीं, quantity which ahead in anti-clockwise direction that lead always and behind leg always। देखो अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस साइड है, ऐसी एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में घड़ी ऐसी चलती है और घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन ऐसी है, तो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में जो क्वांटिटी आगे रहेंगी वो लीड करेगी। तो यहाँ देखो वोल्ट आगे कौन है, वोल्टेज है, इसलिए वोल्टेज लीड कर रहा है और जो पीछे चल रहा है वो लैग करता है। तो वोल्टेज आगे चल रहा है और करंट पीछे चल रहा है। तो इस प्रकार से हम फेजर रिप्रेजेंटेशन करेंगे इंडक्टर के केस में। कॉपी करेंगे, टाइम कितना बचा है हमारे पास? 5 मिनट 6 मिनट। ठीक है, 6 कोई मिनट। बात नहीं, आज की क्लास इंडक्टर पे चली गई। अब बेटा कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो आप, पर मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा। ये वीडियो डाल दिया आपने गूगल क्लासरूम पर? और कल की क्लास का डाल दिया है, आज की क्लास का तो डालूंगा मैं शाम तक। ठीक है सर। ओके, चलो मुझे कोई एक इंडक्टर के पूरा एक्सप्लेन करके बताओ, कोई भी कौन बताना चाहेगा? इंडक्टर को पूरा समझाओ जैसे मैंने समझाया था, जल्दी 2 मिनट में। सर हाँ वो बोलो क्या नहीं। Sir, inductor is an element which stores electrical energy or any energy in form of magnetic fields, and there are inductor behaves with AC and DC current differently because current have a frequency of 0 because there is no cycle in it. So the inductor will act as a short circuit in it. And when we connect inductor with an AC current, the current will lag behind because the lag behind by 90 degree because because of property of inductor, that inductor current opposes any sudden change in current, that's why it lag behind. बस इतना सा बोल दो, सबसे बढ़िया रीजन है कि सर इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, करंट में सडनली चेंज नहीं होने देता, इस कारण से वो 90 डिग्री पीछे चलता है। ये तो डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, इतना बोल दो तो। चलो और कोई बताओ जरा, जैसा मैंने समझाया था वैसे बताने की कोशिश करो। कोई बताएगा? बोलो। यस सर। हाँ बोलो। सर शुरू से एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने समझाया। सर इंडक्टर होता है, इंडक्टर क्या होता है सर, वो एक इंडक्टर होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी होता है एनर्जी को स्टोर करना, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से, उसका यूनिट होता है हेनरी। अरे ऋषि रुको, तुमने मेन पॉइंट तो भूल गए कि इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। सबसे यस सर, स्टोर्स एनर्जी, यस सर, इन द मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है, ओमेगा को 2 पाई एफ एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 2 टर्म्स होता है सर, पहला होता है बिहेवियर विद डीसी करंट, दूसरा बिहेवियर विद एसी सप्लाई। डीसी करंट के साथ इंडक्टर में जो होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और एसी सप्लाई में सर इसमें प्रॉपर्टी के वजह से इसमें सडन चेंज आता है। इस सडन चेंज के वजह से इसमें सर सडन चेंज होता है
और इस वजह से करंट जो होता है वो 90 डिग्री वोल्टेज से नहीं वोल्टेज लैग करता है करंट से। नहीं वोल्टेज करंट लैग करता है। यस सर करंट अपोज कर रहा है ना वो, जिसका अपोज करेगा वही पीछे चलेगा। यस सर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है प्रॉपर्टी की वजह से। हाँ बस रुक जाओ, प्रेजेंट अब अटेंडेंस